Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy, Chamkhuri Durg. Today we will discuss about the communicable disease which is under the respiratory infection, that is whooping cough. हम अभी तक देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में मैंने बताई है कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है। एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से मतलब जो संक्रमित है, जिसको बीमारी हुआ है, उससे किसी कैरियर के थ्रू दूसरे जीव को, फिर दूसरे मनुष्य को होने वाले बीमारियों को ही कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। अब इसके अंतर्गत मैंने बताया था अलग अलग पार्ट्स में रेस्पिरेटरी से होने वाले जो डिसीज हैं, तो जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो फैलता है, इसीलिए हम उसको रेस्पिरेशन इन्फेक्शन में लिया गया है। ऐसा नहीं है कि वह रेस्पिरेशन को इफेक्ट करता है, लेकिन वह फैलता कैसे है, रेस्पिरेशन के थ्रू फैलता है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो अगर वो सामने वाला पर्सन अगर इफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो वह रेस्पिरेशन के थ्रू मतलब सांस लेते हैं, उससे के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वह जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में चला जाता है और वह स्वस्थ मनुष्य को भी प्रभावित कर सकता है। यह एक्यूट होता है, मतलब क्रोनिक नहीं होता। एक्यूट का मतलब है यह कुछ ही समय के लिए होता है और सडन होता है। क्रोनिक मतलब यह होता है कि वह धीरे धीरे होता है और पीक पॉइंट तक जाता है और वह लंबे समय तक रहता है, जैसे साल भर, 2 साल या जीवन पर्यंत, मतलब लाइफ टाइम रहता है। लेकिन यह एक्यूट होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, हफ्ता 7 दिन के लिए होता है, 15 दिन के लिए होता है या फिर महीने भर के लिए होता है। तो आइए हम देखते हैं व्हिपिंग कफ। व्हिपिंग कफ मतलब व्हिपिंग कफ। व्हिपिंग कफ मतलब खांसी। एक खांसी का एक प्रकार है जिसमें क्या है, सूखा खांसी होता है ना। इसमें बलगम बहुत कम निकलती है, देखा जाए तो ये खांसी का ही प्रकार है। आइए हम देखते हैं पॉजिटिव रीजन, मतलब इसके कारण क्या है। पॉजिटिव रीजन का मतलब यह है कि जिसके कारण व्हिपिंग कफ होता है वह बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है। कौन से जीवाणु के कारण यह जो है वो होता है, तो इट इज द इन्फेक्शन डिसीज केस बाय द बार्टेला पेडोसिस, बार्टेला बॉर्डेटेला पर्टुसिस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस नामक यह जो है वो क्या है, बॉर्डेटेला पर्टुसिस नामक जो बैक्टीरिया है, इसके कारण जो है वह व्हिपिंग कफ जो है वो होता है। इट इज द रीजन फॉर द व्हिपिंग कफ एंड इट इज द एक्चुअल इन द यंग चिल्ड्रन। यह जो है वो यंग चिल्ड्रन में होता है, जो कि 10 साल या 15 साल के बच्चों में मेनली देखा गया है, यंग एज में होता है। यंग एज चिल्ड्रन, it is the characterized by the mild fever, irritating cough occurring in the series of paroxysm without the breathing and in a final respiration route। मतलब यह जो है वो इसमें माइल्ड फीवर आ सकता है पेशेंट को, उसके बाद खांसी होगी, इरिटेशन होगा, खुजली टाइप का होगा और कफ कम रहेगा, है ना। तो ये जो है इसके पॉजिटिव एजेंट है। सिम्टम्स जैसे मैंने बताया आपको, सिम्टम्स कौन कौन से हैं, फीवर, दूसरा कफ,
इसमें क्या होगा, इरिटेशन होगा, है ना। इरिटेशन होगा, पीले टाइप का होगा। उसके बाद कब सीरीज ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है लगातार खांसी रहेगा और बहुत ज्यादा खांसी आते रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टेज ऑफ व्हिपिंग कफ। कौन कौन सा स्टेज होता है? स्टेज ऑफ व्हिपिंग कफ कौन कौन सा स्टेज होता है, किस तरीके से फैलता है, तो यह स्टेज को कैसे फॉलो करता है। इट इज एक्टिव स्टेज, 3 स्टेज। पर पहला है कैटरहेड स्टेज लास्टिंग फॉर 10 days। फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज होता है प्रोक्सिमल स्टेज। प्रोक्सिमल फर्स्ट स्टेज होता है कैटरहेड स्टेज, 10 days के लिए होता है। दूसरा स्टेज होता है प्रोक्सिमल स्टेज होता है, यह मेनली 2 से 4 days, 2 to 4 days के लिए होता है। तीसरा, इट इज द कन्वेंशन स्टेज। कन्वेंशन स्टेज जो होता है वह होता है कन्वेंशन स्टेज जो होता है वह जो होता है मेरा 1 to 2 वेट। तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे जो कैटरल स्टेज होता है वह 10 दिन के लिए होता है। 10 दिन के अंतर्गत कैटरल स्टेज रहेगा कफ व्हिपिंग कफ का। उसके बाद प्रोक्सिमल स्टेज रहता है, 2 से 4 हफ्ते लगते हैं इसमें। डेज नहीं है, 2 से 4 हफ्ते रहते हैं। और जो कन्वर्सन स्टेज रहता है वह 2 से 3 या 1 से 2 भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो व्हिपिंग कफ है वो 3 स्टेज में कैरेक्टराइज है, 3 स्टेज में बटा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोसिस। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो सकता है इससे, ब्रोंकाइटिस। दूसरा है ब्रोंकोनिमिया। उसके बाद ब्रोंकिटेरेसिस। ये सब डिसीज हो सकते हैं। मतलब उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर खांसी आ सकती है तो वह आगे बढ़ के अगर उसका हम सही उपचार नहीं किए तो कौन कौन सा डिसीज और भी आगे लिख कर सकते हैं। पहला है ब्रोंकाइटिस, उसके बाद ब्रोंकोनिमेरिया, उसके बाद ब्रोंकोटेरेसिस नामक कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखा। द बैलेंस ऑफ द कफ में भी सब कंजक्टिवल हेमरेज। अब इसके हम देखते हैं ट्रांसमिशन, मतलब यह फैलता कैसे है।
क्योंकि यह कम्युनिकेबल डिसीज है तो डेफिनेटली ये ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन किस तरीके से है ट्रांसमिशन होता है? द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन इज द इफेक्टेड पर्सन, द डिसीज स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज थ्रू द फॉर्मेटिस। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अगर ए नामक पर्सन है, इसको अगर व्हिपिंग कफ का पॉजिटिव इफेक्ट है, इसका चेकअप करा तो इसको व्हिपिंग कफ जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिया। यह सामने वाले से अगर वो बात करता है बी पेशेंट से, मतलब जो स्वस्थ है, तो इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सर्कुलेट होकर इसके पास जाएंगे और रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब सांस अगर वो लेगा तो ये जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल है ना, कौन सा बर्डेटेला परटूसिस, यह बॉडी में स्वस्थ मनुष्य में एंट्री कर जाएगा। और जैसे कि मैंने 3 स्टेज बताया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 10 डेज, 2 से 4 वीक्स और 1 to 2 वीक्स। तो यह जो है यह भी पॉजिटिव इफेक्ट करेगा और इसको भी व्हिपिंग कफ हो जाएगा। यह भी 3 स्टेज को कंटिन्यू फॉलो करेगा। तो ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। ड्रॉपलेट्स ऑफ पेशेंट जो रहेगा, जिसको इफेक्टेड रहेगा, उसको ड्रॉपलेट्स के थ्रू वह हो सकता है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि यह कम्युनिकेबल डिसीज है तो इसका हम प्रिवेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डायग्नोज बाय द बैक्टीरियल एग्जामिनेशन ऑफ द नोज एंड थ्रोट सेक्रेशन। सबसे पहले इसका बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसका बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करेंगे, इसका बॉर्डेटेला परटूसिस का, उसके गले का, थ्रोट के थ्रू, थ्रोट से कफ के एग्जामिनेशन करेंगे बायोलॉजिकली, इसको टेस्ट करवाएंगे। अगर यह पता चलता है कि किसी पेशेंट के कफ में या गले में जो भी है उसमें बॉर्डेटेला परटूसिस नामक बैक्टीरिया पाया गया है बायोलॉजिकली, तो उसका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे आगे चल के। तो देखिए हम किस तरीके से इसको हम फॉलो करेंगे। सेकेंड वन, देन अगर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, अगर उसका किसी पेशेंट का पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, मतलब उसमें यह जो बॉर्डेटेला परटूसिस नामक बैक्टीरिया पाएगा जो कि व्हिपिंग कफ का कारण है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड केसेस। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन मतलब यह होता है कि पेशेंट को एक ऐसी जगह में रख दिया जाता है जो कि उसका सामान कोई यूज नहीं करेगा या फिर वह फिजिकली किसी भी स्वस्थ मनुष्य के कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। इसको हम या तो हॉस्पिटल में कर सकते हैं या होम में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसका आइसोलेट करेंगे ताकि स्वस्थ मनुष्य जो इफेक्टेड न हो सके। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, उसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे, द ट्रीटमेंट विद द एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद क्या करेंगे, अगर पता चल जाता है तो आइसोलेट करेंगे, देन इसको ट्रीटमेंट देंगे, किसका, एरिथ्रोमाइसिन। यह एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, ये एरिथ्रोमाइसिन है एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है वो उसको
ट्रीटमेंट देंगे ताकि वह जो बैक्टीरिया है उसको किल कर सके। उसके बाद फोर्थ स्टेप देते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद द पर्टुसिस वैक्सीन और द डीपीटी वैक्सीन। उसके बाद क्या करेंगे फोर्थ वन, उसके बाद भी अगर वो स्वस्थ नहीं होता तो उसको क्या करेंगे, इम्यूनिटी को उससे हम क्या करेंगे बिल्ड करेंगे, मतलब उसका इम्यूनिटी को क्या करेंगे हम बिल्ड करेंगे। किस तरीके से बिल्ड करेंगे उसको हम देंगे हम इम्यूनाइजेशन करेंगे। इम्यूनाइजेशन करेंगे विद द पर्टुसिस वैक्सीन, इसके करेंगे पर्टुसिस वैक्सीन और डीपीटी। तो इम्यूनाइजेशन करेंगे उसको, पर्टुसिस नामक वैक्सीन देंगे, पर्टुसिस नामक वैक्सीन देंगे और जो डीपीटी वैक्सीन है उसको देंगे। तो इस तरीके से जो विपिंग कफ है उसका हम प्रिवेंशन में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विपिंग कफ क्या होता है। विपिंग कफ जो होता है वह कम्युनिकेबल डिसीज है। उसका क्या है सिम्टम्स, फीवर, खांसी आना, इरिटेशन होना, डॉक्टर से द्वारा फंसता है। उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है वह इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन करेंगे, पॉजिटिव आता है उसको एक्सरे करेंगे हॉस्पिटल या होम में, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक से भी काम नहीं करता तो उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्यूनाइजेशन करेंगे विद द पर्टुसिस वैक्सीन और द डीपीटी वैक्सीन। थैंक यू वेरी मच।